जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं सम्राट और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान और राजव्यवस्था। राजव्यवस्था की सीरीज में मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सारे के सारे मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए थे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सारे किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे गए सवाल थे और लेटेस्ट प्रश्न थे। यानी 2020 से 2024 तक की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए थे मैंने उनको आपके सामने डिस्कस किया था। आज एक नए वीडियो के साथ हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद पढ़ेंगे 36 से लेकर 51 तक। आज की वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो अच्छे से एंजॉय किया होगा और आप अगर वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है उस पर आप कमेंट भी मुझे करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैंने जो प्रेजेंटेशन है उसको कुछ अट्रैक्टिव बनाया है। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। तो चीज़ें जब कलरफुल होती हैं तो माइंड में अच्छे से क्लिक भी करती हैं और हम चीज़ों को याद रखने में सक्षम हो जाते हैं लंबे समय तक। ठीक है, तो आज हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट संविधान का पार्ट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोल देते हैं। इनको डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर मैं बात करूं इनके प्रावधान की, तो इनका प्रावधान आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ स्रोत संविधान के ऐसे हैं जो अन्य देशों से हमारे संविधान में लिए गए थे, जिनमें से एक डीपीएसपी का प्रावधान है। उल्लेख की बात करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनको हम पढ़ने वाले हैं। इनका उल्लेख है संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक। पिछली क्लास में हमने, यानी पिछली जो भी हमने 2 दिन क्लास पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार यानी भाग नंबर 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब यहाँ से 36 से 51 शुरू हो जाता है। अगर मैं इनकी प्रकृति की बात करूँ तो इनका नेचर कैसा, सकारात्मक नेचर है, जबकि जो मौलिक अधिकार थे उनका नेचर होता है नकारात्मक। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर भी पढ़ेंगे। उसके बाद उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या है, यानी डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई, प्रावधान, उल्लेख, प्रकृति और उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक प्रावधानों पर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनुच्छेद नंबर 36 की। अनुच्छेद नंबर 36 क्या कहता है, ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा के ही समान है। यानी जो परिभाषा हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ी थी वही अनुच्छेद 36 में भी सेम परिभाषा है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, वहाँ से राज्य की परिभाषा आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 37 की। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। यानी ये न्याय योग्य नहीं है, इनका मुद्दा न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 37 ये बात चीख चीख कर बोलता है कि ज़बरदस्ती से जैसे मौलिक अधिकारों को हम हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो उस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मामले में हम सर्वोच्च न्यायालय में गुहार नहीं लगा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 37 इसमें कहता है। हालांकि इन्हें देश के शासन के लिए मौलिक माना जाता है और राज्य कानून बनाते समय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य है। ठीक है, राज्य सरकार इनको लागू करने के लिए बाध्य है अगर वो कानून बनाती है किसी भी विषय पे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 38 की। तो 36 और 37 अनुच्छेद आपने अच्छे से समझे। अनुच्छेद 38 में क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की आवश्यकता। यानी अगर हम इतना भी याद रख लेंगे, अनुच्छेद 38 में क्या है, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है तथा आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी कल्याणकारी संस्थाओं की स्थापना करेगा जिनसे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय मिल सकें और इस तरह से पॉलिसी बनाएगा कि आय की असमानताओं को दूर किया जा सके। ठीक है, उम्मीद है आर्टिकल 38 आपने अच्छे से क्लियर किया है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39 कहता है, इसमें आजीविका के पर्याप्त साधन संसाधनों का समान वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा श्रमिकों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। यानी इसको थोड़ा समझते हैं।
इसमें कहा गया जीविका जीने के लिए सरकार, राज्य जो भी है पर्याप्त साधन लोगों को जुटाएगा, उपलब्ध कराएगा, संसाधनों का समान वितरण होगा, जो भी संसाधन है उनको समान रूप से बांटा जाएगा, किसी एक विशेष धर्म, जाति या उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब ये है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो समान पोस्ट पर हैं और एक जैसा काम है तो दोनों के लिए वेतन भी समान दिया जाएगा, ये व्यवस्था करता है अनुच्छेद 39। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा श्रमिकों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 39 कहता है सभी को पर्याप्त संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, और जो भी मजदूर हैं या बच्चे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 40 बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी अनुच्छेद 40 कहता है गाँवों में ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज को, ठीक है, स्थापित करने से ही संबंधित है, ताकि जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसका विकेंद्रीकरण हो सके, यानी स्थानीय लोगों के हाथों में भी सत्ता आए और उन अपने गांव या अपने कस्बे का विकास वो खुद कर सकें। ठीक है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए इसको लागू किया गया। विकेंद्रीकरण, ध्यान रखना, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 बात करता है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है, यानी कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें जीवन जीने के लिए कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, ठीक है, ये प्रदान करता है अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान किसको करता है? नागरिकों को। आगे बात कर, कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जैसे बुढ़ापा, बीमारी, ठीक है, बच्चों की शिक्षा, तो ऐसी कुछ कंडीशन के लिए आर्टिकल 41 में प्रावधान किया गया है। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42 जो है ये बात करता है काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध से संबंधित है। इसका अर्थ है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काम करने की परिस्थितियां न्यायसंगत और मानवीय हों तथा गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश और सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, यानी इसको अगर मैं शॉर्ट में याद रखने की बात करूँ तो आप इतना याद रख सकते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाएं, पॉलिसी, ठीक है, और काम किस तरह से हो, उसकी परिस्थितियां क्या हैं, उसको देखते हुए, ठीक है, सरकार को निर्णय लेना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 इसकी व्यवस्था करता है। आगे हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 ये बात करता है श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, काम की उचित दशाओं का सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों का प्रावधान करता है। ठीक है, यानी यह राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 43 का जो मेन पॉइंट है वो ये है, ठीक है, यानी अनुच्छेद 43 जो है वो क्या करता है, राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जो अपने घर से दूर नहीं जा सकते हैं उनको उन्हीं के स्थान पर कार्य उपलब्ध हो। जैसे कार्य उपलब्ध का मतलब है जैसे गाँव में कोई टोकरी बनाने का बिजनेस हो गया, कोई कार्य टोकरी बनाने का कार्य हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पत्तल वगैरह बनाए जाते हैं, पत्तल का बिजनेस हो गया। ठीक है, अन्य ऐसी सारी चीज़ें जो उनको उनके स्थान पर ही रोजगार दिला सके। ठीक है, तो अनुच्छेद 43 से जोड़ देता है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि उनको उन्हीं के स्थान पर काम मिल जाए, उन्हें बाहर से गाँव से दूर ना रहना पड़े। अनुच्छेद 44 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हम UCC भी कहते हैं शॉर्ट में। इसका मतलब यह अनुच्छेद राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए निर्देशित करता है, यानी सभी के लिए, ठीक है, समान नागरिक संहिता धारा 144 समान रूप से जो है वो लागू होगी सभी पर। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद नंबर 45, 44 और 45 दोनों अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं। 45 जो आर्टिकल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। अनुच्छेद 45 कहता है राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये जो है 0 से 6 वर्ष की बात करता है, 0 से 6 वर्ष के जितने भी आयु के बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं इस एज क्राइटेरिया में, तो बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्देशित
करता है या निर्देश देता है। यानी राज्य में जितने भी 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है, राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, राज्य इस काम को करेगा, उसका ये कर्तव्य बताया अनुच्छेद 45 ने। यानी यह राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है जिसका उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। ठीक है, बच्चों के जो समग्र विकास है, कंप्लीट जो डेवलपमेंट है, उसको ये टारगेट करता है। अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देश देता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों यानी SC, अनुसूचित जनजातियों ST तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग, ठीक है, इनके अलावा और भी अन्य कमजोर वर्ग हैं, इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए राज्य को निर्देश देता है। यानी ये कहता है, अनुच्छेद 46 कहता है कि जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको समाज में आगे लाने के लिए, अन्य जो वर्ग हैं उनके समान लाने के लिए कुछ योजनाएं बनाएगा उनके आर्थिक हितों को देखते हुए और उनको शोषण से बचाने के लिए। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? यह राज्य को लोक स्वास्थ्य में सुधार, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कर्तव्य सौंपता है। यानी इसका मतलब यह है विशेष रूप से राज्य को मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है। यानी अनुच्छेद 47 राज्य को ये आदेश देता है कि जो राज्य है उसके स्वास्थ्य स्तर और पोषण स्तर को ऊंचा उठाया जाए। ठीक है, और जितने भी जो हानिकारक पेय पदार्थ हैं, ठीक है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। कुछ औषधियाँ हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन कुछ जीवन रक्षक जो औषधियाँ हैं उनको छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी जो हानिकारक औषधियाँ हैं उन सभी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश कौन आर्टिकल देता है? आर्टिकल नंबर 47। ठीक है, उम्मीद है आपने क्लियर से समझा इसको। अनुच्छेद 46 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन से संबंधित है। यानी यह अनुच्छेद कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। आगे बात करता है यह अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है। साथ ही गाय, बछड़ों और अन्य जो दुधारू पशु हैं, ठीक है, उनकी नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाने और उनके वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। ये तो होगी किताबी भाषा। अब मैं अपनी भाषा में आपको बताता हूँ। इसका मतलब यह आर्टिकल 48 जो है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 48 राज्यों को निर्देश देता है कि अब कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए। यानी गाँव में किसानों को, जो भी भाई हमारे पशु या खेती करते हैं, उनको अच्छी नस्लों के पशुओं के बारे में जानकारी देना और जो दुधारू पशु उनके बारे में बताना और पशु वध पर प्रतिबंध लगाने का ये निर्देश देता है। तो आप इतना याद रखेंगे, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संगठित है। ठीक है, कृषि और पशुपालन से संगठित, बाकी हमें आगे कुछ याद नहीं रखना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 48 का ए भी है। अनुच्छेद 48 का ए पार्ट है, ये कहता है राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। यानी अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन से संगठित, और 48 ए है वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, यह जो है अनुच्छेद, डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई। अनुच्छेद 48 ए कब अस्तित्व में आया, कब संविधान में जोड़ा गया? यानी ये अनुच्छेद ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यानी ये मूल संविधान में नहीं था। 48 ए इसको कब जोड़ा गया? 1976 में। और कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। ठीक है, उम्मीद है ध्यान रहेगा। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 बात करता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ठीक है, यानी जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल, ठीक है, किला हो गया, लाल किला हो गया, तो ऐसे जो स्थान स्मारक हैं, ठीक है, कुछ स्थान है और कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है, प्राचीन जो भी पुरातात्विक वस्तु हैं, इन सब का संरक्षण करना, इन सब की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये निर्देश देता है अनुच्छेद 49 किसको? राज्यों को। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है बात आपकी समझ में जो है आई होगी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद हम 50 की। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 बात करता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को
कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करता है, यानी यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होकर और निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से काम कर सके। यानी अनुच्छेद 50 जो बात करता है, ये बात करता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका में आप अंतर समझ गए होंगे, न्यायपालिका क्या है और कार्यपालिका क्या है। ठीक है, ये हमने अपनी पहली क्लास में ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो कार्यपालिका का मतलब है जो कानून बनाती है, जो सरकार के अंग हैं। ठीक है, तो उनका दोनों का पृथक्करण, या न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर वो कार्य करेगी। आगे बात करते हैं अपने लास्ट यानी अंतिम आर्टिकल की, अनुच्छेद 51 की। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। यानी राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वह अपने नागरिकों की, ठीक है, नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित पॉलिसी और योजनाओं पर काम करेगी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा रहेगी तभी तो देश की जनता, नागरिक जो आराम से अपना काम करेगा, तभी देश वृद्धि करेगा। ठीक है, तो हमने आज ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक बड़े अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।